परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये साखी उन लोगों के लिए हैं जो हर समय सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ दुनियावी दौलत जमा करना होता है और मालिक के नाम की दौलत से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। सात संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक ही विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। सात संगत जी, एक बार एक सेठ हुआ करता था। उसने अपने पूरे जीवन में बेशुमार धन कमाया था। उसका एक बहुत खास मुंशी हुआ करता था जिस पर वो आंख बंद करके भी विश्वास किया करता था। एक बार सेठ की पुश्तैनी जमीन का सौदा हुआ। वैसे तो सेठ अपना कमाया हुआ सारा धन बैंक में रखा करता था, लेकिन ये जो पुश्तैनी जमीन थी ये उसने सरकार से छुपाई हुई थी और जब ये ज़मीन बेची गई तो जितने में ज़मीन बिकी थी उसका 10वां हिस्सा ही सरकार के नॉलेज में किया गया था और बाकी का सारा धन सेठ ने अपने घर में रख लिया। ये धन इतना ज़्यादा था कि सेठ की आने वाली 7 पुश्तें भी बिना कुछ किए ही खा सकती थी। अब सेठ को चिंता सताने लगी थी कि इतना धन अगर घर में रखा तो कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए या फिर डाकू या चोर मेरा ये धन लूट कर ना ले जाए। तो एक दिन यही सोच सोचकर सेठ बड़ा परेशान बैठा था। उसी समय उसका वही खास मुंशी आ गया और सेठ से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो सेठ ने उसे अपनी परेशानी का कारण बता दिया। फिर मुंशी ने सेठ को कहा कि सेठ जी, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जो सेफ भी है और वहाँ कभी भी कोई आता जाता नहीं है। तो सेठ ने कहा कि फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, जल्दी से बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं अपना धन छुपा सकूं। तो मुंशी कहने लगा कि सेठ जी, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने ही खेत जो कि जंगल के बीचों बीच है, वहाँ पर जो एक कमरा है जो आपने आज तक सबसे गुप्त रखा हुआ है, आप अपना धन उस कमरे में क्यों नहीं छुपा देते। वहाँ ना तो कभी कोई डाकू पहुँच सकते हैं और ना कोई चोर। उस कमरे के बारे में आपके और मेरे सिवा तीसरा कोई नहीं जानता। सेठ ये सुनकर बड़ा ही खुश हो गया और सेठ कहने लगा कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मेरे खुद के खेत में इतनी सेफ जगह है और मैं ही भूले बैठा था। सेठ सारे धन को अलग अलग बक्सों में भरता है और अपने मुंशी के साथ उसी कमरे में चुपके से पहुँच जाता है और अपने मुंशी को कहता है कि यहाँ ताला लगाकर एक चाबी तुम रख लो और एक चाबी मुझे दे दो। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी चाबी से ताला खोलकर ये सारा धन मेरे बीवी बच्चों के हवाले कर देना, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूँगा तुम कभी भी किसी से भी इसके बारे में बात मत करना। इसके बाद मुंशी एक ताला लगाकर एक चाबी खुद रखता है और दूसरी चाबी सेठ को दे देता है और दोनों वहाँ से वापस गाँव में लौट आते हैं। अब कुछ दिन के बाद सेठ के मन में जिज्ञासा होती है कि क्यों ना अपने धन को जाकर चेक कर लूं। तो सेठ अकेला ही उस कमरे में पहुंच जाता है और अंदर जाकर सभी बक्सों को खोल खोल कर देखने लगता है और मन ही मन बड़ा खुश होता है। उसी समय मुंशी भी उस रास्ते से गुजर रहा होता है और वो देखता है कि कमरे का ताला खुला हुआ होता है। तो वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि शायद उस दिन मैं ठीक से ताला नहीं लगा पाया था। तो मुंशी बाहर से ताला लगा देता है और अपने घर चला जाता है। इधर सेठ अपने धन को देख देख कर जब खुश हो जाता है तो वो वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन दरवाजे के पास आकर देखता है कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया है। सेठ दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है, लेकिन उस जंगल में कोई हो तो उसकी आवाज़ सुने। सेठ बहुत देर तक कोशिश करता है, उसके बाद दरवाजे को तोड़ने का मन बनाता है, लेकिन सेठ शायद भूल गया था कि उसने खुद इस कमरे की सेफ्टी के लिए लोहे का दरवाज़ा लगवाया था। अब वो टूटेगा कैसे। 5-6 घंटे बीत जाते हैं। सेठ का अंदर बुरा हाल होने लगता है। ऐसे करते करते रात हो जाती है। अब इधर सेठ के घर वाले सेठ की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन सेठ कहीं नहीं मिलता। मुंशी को बुलाया जाता है। मुंशी कहता है, सेठ जी मेरे साथ तो नहीं है। फिर मुंशी और बाकी के कई सारे नौकर और सेठ के घर वाले सेठ को पूरे गांव में खोजने लगते हैं, लेकिन सेठ नहीं मिलता। इधर कमरे में सेठ का बुरा हाल होने लगता है। अब पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं
और सेठ को भूख और प्यास सताने लगती है। सेठ बेसुध सा होने लगता है। इधर घर वाले सेठ को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन सेठ गांव में हो तो ही मिलेगा ना। सेठ तो ऐसे गुप्त कमरे में कैद है जिसके बारे में सेठ और मुंशी के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता था। अब पूरे 2 दिन बीत जाते हैं। सेठ अंदर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। सेठ अपने धन को देखकर चिल्लाता है, ए बेशुमार धन दौलत, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मुझे कुछ दाने अनाज के खाने को दे दो। अब 4 दिन बीत जाते हैं और इधर बाहर जब हर जगह खोज लिया जाता है तो मुंशी को इसी गुप्त कमरे की याद आती है। मुंशी सोचने लगता है कि क्यों ना उस कमरे में जाकर भी देख लिया जाए। तो मुंशी घर वालों को, नौकरों को लेकर ना चाहते हुए भी उस कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है, सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सेठ बहुत सारे नोटों के सेज बनाकर उस पर मरा हुआ मिलता है और सेठ की बॉडी को चूहे खा रहे होते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर मुंशी की नज़र सेठ की बंद मुट्ठी पर पड़ती है। उस मुट्ठी में एक चिट्ठी होती है। मुंशी चिट्ठी को देखता है तो उस कागज़ पर सेठ ने अपने खून से लिखा होता है कि मेरे पास अरबों रुपए थे, मेरे पास जायदाद की भी कोई कमी नहीं थी, मेरे बैंक अकाउंट मेरे कमाए धन से भरे पड़े थे, लेकिन ये सब मिलकर भी मुझे एक घूंट पानी ना दे सके, 2 दाने अनाज के ना दे सके। मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन दुनिया को एक संदेश देकर जा रहा हूँ। पैसा उतना ही कमाऊँ जिससे एक अच्छा जीवन जिया जा सके। मैं सारी उम्र पैसे के पीछे भागा और ये पैसा मुझे ना रोटी दे सका और ना पानी पिला सका। सासंगत जी, ये तो शायद सिर्फ एक कहानी हो सकती है, लेकिन अगर हम देखें तो आज हम सब यही तो कर रहे हैं। सबको पता है कि इस संसार में हम मेहमान बनके कुछ सालों के लिए आए हैं, लेकिन हम तो संसार में आने के बाद खुद को मालिक ही समझ बैठते हैं और जो नाम रूपी दौलत इकट्ठी करनी चाहिए उसको छोड़कर हम दुनियावी दौलत को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। दुनियावी दौलत तो तब तक हमारे काम आएगी जब तक हम इस शरीर के दायरे में हैं। जिस दिन हम इस शरीर से निकल जाएंगे उस समय हमारे लाखों करोड़ों रुपए यहीं इस संसार में पड़े रह जाएंगे, और जब हमारा हिसाब किताब किया जाएगा तो हम मालिक से नज़रें भी नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि नाम रूपी दौलत तो हमने इकट्ठा की ही नहीं होती। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, हक हलाल की कमाई करने के लिए बाबा जी भी कहते हैं, लेकिन हमें जो असली दौलत इकट्ठी करनी है वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब मालिक के सामने जाए तो मालिक से नज़रें मिला सके। सासंगत जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी।